तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 10th की मैथ्स और इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों हमारी एनसीईआरटी बुक की जो हमारी क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स है वो बच्चों स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आज हम लोग रीड करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसमें सबसे पहले मैं दूंगा बच्चों आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, यानी कि मैं आज आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे बच्चों कि जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होती हैं और इसके अलावा कौन कौन सी नंबर्स हैं और इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को रीड करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का इंट्रोडक्शन होगा और मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, ठीक है। और हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है बच्चों रीकैप फ्रॉम क्लास 9। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को ये जो रियल नंबर्स यानी कि जो वास्तविक संख्या है इसका नाम है, आप लोगों को कुछ सुना सुना हुआ लग रहा है ना। हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। तो हाँ बच्चों, ये यदि आप लोगों को ये सुना हुआ लग रहा है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, तो हम लोग इसको रिकैप करेंगे, यानी कि आप लोग इसको क्लास 9th में रीड करके आए हो, बस थोड़ा सा उनको याद करना है, ठीक है। और आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। और यू शुड वॉच इट। तो बच्चों आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है जो चैप्टर का है ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताऊंगा और जिससे आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स वाला ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और टारगेट 98 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों यदि ये टारगेट रखा है कि यदि आप लोग बच्चों अभी से यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी मैथ्स को, तो आपके जो क्लास 9th की जो मैथ इसमें 98 मार्क्स हैं आ सकते हैं, ठीक है। और आएंगे ही आएंगे, बस आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। हर एक लेक्चर को, हर एक वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़े ही मजेदार तरीके से सबसे पहले आपको सॉल्व करवाया जाएगा, फिर उसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा फिर आपको बहुत सारे और जैसे मॉडल पेपर है ना, और PYQ है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा MCQs, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हर एक चीज है बच्चों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाई जाएगी। क्योंकि बच्चों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, जितने ज्यादा हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं, उतनी ही अच्छी हम लोगों पर मैथ है वो बनने लगती है, ठीक है। तो बहुत कुछ मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर। तो बच्चों आप लोग बने रहिए और हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स, आज का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो बच्चों आप लोग जरा इनकी जो डेफिनेशन है, क्या आप लोगों के माइंड में इसकी डेफिनेशन है आ रही है बच्चों? क्या आप लोग इसकी डेफिनेशन है वो बता सकते हैं कि रियल नंबर्स हैं वो क्या होती हैं, यानी वास्तविक संख्या वो क्या होती हैं? तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये एक लाइन खींचता हूँ, आप लोग क्या इसको देख करके बता सकते हैं कि रियल नंबर्स हैं वो क्या होती हैं? अरे सर ये क्या बना दिया आपने, ये इसको तो मैं जानता हूँ, ये हमारी संख्या रेखा है ना, ये तो हमारी नंबर लाइन है। अरे हाँ बच्चों, तो ये नंबर लाइन तो है ही, लेकिन इससे वास्तविक संख्याओं का क्या रिलेशन है? क्या क्या समझते हो आप लोग वास्तविक संख्याओं को? तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं वे सारी नंबर्स होती हैं, सारी संख्याएं होते हैं जिनको हम लोग इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो क्लास 9th में बच्चों आप लोगों ने इस नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याओं को दर्शाया है, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो √2 हो, ये सारी की सारी संख्या है, ये कैसी संख्या है? हमारी रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन कैसी बनती है बच्चों? वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से बच्चों नंबर जो जो वास्तविक संख्या है, या मान लो कि जो नंबर सिस्टम है उनका क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो हर कोई है अपने अनुसार करता है, ठीक है। तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार सेट किया है कि जो रियल नंबर्स होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो फर्दर डिवाइड होती हैं बच्चों 2 पार्ट्स में। पहली होती है रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं बच्चों, और चलो दूसरी में देख लो, दूसरी होती है बच्चों हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। तो क्या बच्चों आप लोग इनकी भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, करके बता सकते हो? अरे हाँ सर बता सकते हैं ना हम। अरे तो बताइए ना बच्चों। तो सर देखिए, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो परिमेय संख्या है इनकी डेफिनेशन कैसी होती है कि
वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान कभी भी 0 नहीं होता है और जो p और q है वो हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो वो उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 1/2 और 0 है ना, ये 2 माइनस के 2, ये सारी की सारी क्या है हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हो तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली और बहुत ही स्पीड में थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों हम तो रीकैप कर रहे हैं इसको, क्योंकि इनको हम लोग डिटेल में क्लास 9th में रीड करके आ गए हैं, तो बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्पीड में बता देता हूं। ठीक है, फिर आती है हमारी इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ये इनकी जस्ट अपोजिट होती है रेशनल नंबर की, कि वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद में हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में होती हैं। सबसे पहले होती हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्या हैं लेकिन वो पूर्णांक नहीं है, और दूसरी होती है हमारी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स यानी कि ऐसी कौन सी नंबर्स हैं, कौन सी संख्या हैं जो परिमेय तो होती हैं लेकिन पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि हमने अभी परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में क्या कहा था कि वे संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होता है, तथा ये जो हमारी p और q हैं वो पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या ऐसी होती हैं कि जो परिमेय तो हैं लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। तो ऐसी संख्या होती हैं बच्चों जैसे 0.333, ठीक है, और ये 33 ऐसा बार बार है ना, जैसे 0.141414। तो ये हमारे बच्चों कैसी संख्या है, ये पहली बात तो पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन बच्चों ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने इसको क्लास 9th में p बटे q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये इनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। और दूसरे होते हैं हमारे बच्चों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो अब इनको तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ये हमारी नंबर लाइन्स होती है तो इसमें 0 भी होता है और ये 1 भी होता है, 2 होता है, 3 और ये डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक, और यहाँ से -1 -2 और ये भी माइनस के इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक। तो पूर्णांक में क्या आते हैं कि 0 भी आता है और ये हमारी नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और माइनस के नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो पूर्णांक होते हैं वो भी 2 प्रकार से हम लोग उनको बांट सकते हैं, कि एक तो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, या ऋणात्मक नंबर, और दूसरे हैं हमारे होल नंबर्स। तो ऋणात्मक पूर्णांक में बच्चों कौन से होंगे, ये वाले होंगे। कौन से होंगे बच्चों, ये वाले। ठीक है, तो ये होंगे माइनस अनंत से, ये होंगे -3 और ये होंगे -2 और ये होंगे -1। ठीक है, तो ये हमारे जो ऋणात्मक नंबर है ये हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। और फिर हमारे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन तो आपको आती है, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं बच्चों, अनंत तक, उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हमारी जो होल नंबर हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जैसे इसमें 0 होता है, ठीक है, और ये हमारी होती है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो इनकी डेफिनेशन भी आपको आती है, वे संख्याएं जो हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसी 1 से स्टार्ट होती हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ के दिखाओ नंबर, तो हम लोग बोलते हैं 1 2 3, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल निकलती हैं, इसलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की हमारे बच्चों रियल नंबर्स थी और इनके ये डिवाइडेशन था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे और कुछ नई प्रकार की संख्याओं को हम लोग सीखते हैं, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में शायद नहीं रीड की थी, लेकिन पिछली कक्षा में आप लोग इनको रीड करके आए हो। तो चलिए उनको भी अब हम लोग रीड करके देखते हैं। ठीक है, और बच्चों आप लोग अपनी बुक और नोटबुक को जरूर साथ में लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बातें बताता हूं, तो आप लोग उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते जाएं। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। तो बच्चों अब हम लोग रीड करेंगे कंपोजिट नंबर्स को। तो आप लोग बच्चों कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याओं को तो जानते ही होंगे। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा 2 सेकंड में बिल्कुल कंपोजिट नंबर को अपने माइंड में याद कर लीजिए कि ये होती हैं कंपोजिट नंबर। तो ये सेकंड है आपके लिए 1 2। क्या बच्चों आप लोगों ने याद कर पाए अपने माइंड में कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इनकी डेफिनेशन। बच्चों इनकी डेफिनेशन या आप समझ लो कि इनको पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो कंपोजिट नंबर हैं वो क्या कहलाती हैं। ठीक है, वैसे कंपोजिट नंबर की या किसी भी नंबर की जो डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बस हम लोगों को समझना होता है कि ये क्या होती हैं। उनसे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों
वे संख्याएं जो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों एक से भी डिवाइड होती हैं और किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती हैं। किससे बच्चों? दूसरी संख्या से भी क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। डिवाइड का मतलब है किसी दूसरी संख्या का भी इसमें भाग चला जाता है। तो एक का भी भाग जाता है और किसी दूसरी संख्या का भी उसमें भाग जाता है, तो उन संख्याओं को भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे हम लिखेंगे 4, ये हमारी कंपोजिट नंबर है, 6 लिखेंगे, और ये 9, ये 10, ये 12, ठीक है, ये हमारी 14, ये सारी हमारी कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी कि ये हमारी भाज्य संख्या हैं। क्योंकि बच्चों इसमें देखो 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी इसमें भाग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 है, कंपोजिट नंबर हो गई, यानी कि भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है। तो ये सारी हमारी कौन सी संख्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। आप लोगों को तो आती हैं, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आती हैं बच्चों हमारी प्राइम नंबर्स, यानी कि सह भाज्य संख्याएं। अरे अभाज्य संख्या, कौन सी बच्चों? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स ये बच्चों हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को आप लोगों को जरा ध्यान से सुनना है। तो इनको भी बच्चों क्या आप लोग याद कर सकते हैं 2 सेकंड में? क्या पता कि भाज्य संख्याओं को ये पढ़ करके क्या आप लोगों को अभाज्य संख्याएं याद आ गई हो? तो जरा याद कीजिए बच्चों कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इनकी भी मैं थोड़ी सी परिभाषा टाइप का आपको बताता हूं, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं या ध्यान से सुन सकते हैं। सुनने से आप लोगों को बहुत अच्छा याद हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो अच्छे सुनने वाले होते हैं भाई, अच्छे बोलने वाले या करने वाले होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं, तो वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती हैं या केवल एक से कटती हैं, उनको प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहती हैं। या तो ये बच्चों एक से डिवाइड होंगी, या बच्चों ये स्वयं से डिवाइड होंगी, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्या अपन लोग बच्चों? अभाज्य संख्या। जैसे जैसे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं क्या? 2। अब 2 में बच्चों 1 का भाग जाता है और स्वयं 2 का जाता है, इसलिए ये कैसी होगी बच्चों? हमारी ये अभाज्य संख्या। और ये बच्चों 3 होगी हमारी, ये 5 होगी, ये हमारी 7 होगी, ये बच्चों हमारी 11 होगी, हमारी 13 और सो ऑन। और यहाँ पर बच्चों सो ऑन बहुत सारी आगे संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी 2 है, ये हमारी 3 है, 5 है, ये हमारी 7, 11 और 13, ये हमारी बच्चों अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि बच्चों इनमें या तो 1 का डिवाइड जाता है या स्वयं का। तो प्राइम नंबर्स वही नंबर्स कहलाती हैं जिनमें या तो एक का भाग जाए या वो स्वयं से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों बहुत सारे इनमें से फैक्टर हैं वो निकल के आते हैं। फैक्टर मतलब बहुत सारी बातें इनमें से आती हैं। जैसे कोई भी 2 प्राइम नंबर होती हैं, उनमें केवल उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, क्या बच्चों? जो उनका कॉमन फैक्टर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो बच्चों जो 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ले ली बच्चों मैंने 11 एंड 13, तो यहाँ पर बच्चों मैं कहूँ कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या है? तो बच्चों इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, केवल क्या होता है? 1, ठीक है। तो 2 अभाज्य संख्याओं में एक जो कॉमन फैक्टर है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों 1 की बात करें, जो एक संख्या होती है 1, ठीक है, जैसे कि ये हमारी जो 1 है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों, अरे ये क्या हो गया? गलत बात हो गई, बैक हो जाओ थोड़ा सा, ये साइड में चला गया। मैं कर रहा था किसकी बात बच्चों? 1 की बात। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि जो हमारी अभाज्य संख्या है वो 2 से शुरू होती है, और मैंने ये जो भाज्य संख्या है वो 4 से शुरू करें। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 1 है हमारी, कौन है बच्चों? ये 1 ना तो ये बच्चों हमारी भाज्य संख्या है, कैसी है? ना तो ये हमारी भाज्य है, ना ही ये हमारी बच्चों कैसी है? अभाज्य है, ठीक है। ना तो ये हमारी कंपोजिट नंबर है, ना ही ये हमारी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हमारी है बच्चों नेचुरल नंबर, क्योंकि बच्चों इसमें ये हमारी अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या आप लोगों को बच्चों भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या समझ में आ गई? तो आ गई हो बच्चों, यदि समझ में तो थोड़ा सा और बच्चों मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक और संख्याओं से मिलवाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं। अरे यहाँ तो कोई संख्या नहीं है सर, आप किससे मिलवाने वाले थे?
अरे बच्चों संख्या है ना, देखिए ये है हमारी, और ये है बच्चों हमारी इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या। तो बच्चों ये तो आप लोगों को आती ही है सम संख्याएं, बस इनकी डेफिनेशन कुछ नहीं है बच्चों। परिभाषा में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है उनको सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो 2 से डिवाइड होती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। या जो 2 का मल्टीपल होती हैं, 2 के गुणक में होती हैं, उनको हम सम संख्या या इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2 के मल्टीपल में होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर या सम संख्या, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 ये बहुत सारी संख्या है। इसके बाद है बच्चों हमारी ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्या, ये बच्चों यहाँ पर ये वाला सा आएगा विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग है नहीं जाता है उनको विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उनको हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को सारी संख्याएं हैं वो डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब बच्चों मैं आप लोगों को थोड़े से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो आप लोगों को ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, आपको क्लास 9 से ही याद होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो जरा आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों, क्या जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चों, अब जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या है बच्चों, हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं, क्या होती हैं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक होती हैं। ये बच्चों आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्णांक होती हैं। और इसके अलावा जो हमारे बच्चों पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो कैसे होते हैं, परिमेय संख्याएं। और पॉइंट नंबर 4 है बच्चों हमारा, जो हमारी परिमेय संख्या है, क्या है बच्चों, जो हमारी परिमेय संख्या है वो हमारी बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, रियल नंबर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो हमारी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एक पॉइंट और बच्चों, पॉइंट नंबर 5, जो हमारी बच्चों अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी बच्चों हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखोगे कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और जो हमारे पूर्णांक हैं वो परिमेय होते हैं, और जो हमारी परिमेय और अपरिमेय हैं ये दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में। ये तो बच्चों थोड़ा सा रिकैप किया, ये क्लास 9th में आप लोग रीड करके आ गए हो। अब हम देखते हैं बच्चों क्लास 10th की सबसे पहले फर्स्ट प्रमेय जिसको हम लोगों को रीड करना है, और वो है बच्चों हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो बच्चों ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसी बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप लोगों को बच्चों ध्यान से याद कर लेना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम लोग स्टेटमेंट, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसका बच्चों स्टेटमेंट है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि, अब की के बाद में बच्चों होता है हमारा a बराबर के bq प्लस के r, जहां क्या होता है बच्चों, जहां ये जो हमारा r है इसका मान बच्चों या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा कैसा होता है, छोटा, ठीक है। इसका बात को तो आप सब लोग समझते हैं ना कि ये जो r है, क्या है बच्चों, ये जो r है, r फुल रिमाइंडर है, इसका मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन कैसा है बच्चों, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस के r, जहां 0 का मान है वो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और यहाँ पर बच्चों ये तो हमारी प्रमेय का है, ठीक है, और यही इसका स्टेटमेंट है। अब मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगा कि इसका हम लोग यूजेस कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ है, और इसमें ये जो a बराबर bq प्लस के r हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है ये डिनोट होता है बच्चों हमारा भाज्य को, किसको, जो हमारे भाग में जो हमारा होता है ना, वही जो हमारे जब हम डिवाइडेशन करते हैं, जब हम भाग करते हैं, तो ये वही होता है। ये कौन होता है बच्चों, भाज्य, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डिवाइडेंट, क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। तो ये होता है हमारा बच्चों डिवाइडेंट, ठीक है।
और इसके बाद में ये जो हमारा b होता है इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, यानी कि डिवाइजर, जिससे हम इसको भाग देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर या भाजक। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर या भाजक। और ये बच्चों जो हमारा क्यू होता है इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशेंट, यानी कि ये होता है बच्चों हमारा भागफल। ठीक है, ये क्यू क्या होता है हमारा बच्चों? भागफल। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट, यानी कि भागफल। ठीक है, अब बच्चों ये तो आपको आता ही होगा R4 मतलब शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है हमारा शेषफल। तो यहाँ पर देखिए अब इसका जो अपन लोग समझेंगे वो कैसा है, तो मैं आप लोगों को बच्चों इसका एक एग्जाम्पल है, एक सवाल लेकर के मैं आप लोगों को इसको बड़े ही ध्यान से समझाता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो एक्चुअल में जो यूजेस है वो क्या होता है। तो इसका उपयोग बच्चों हम लोग HCF निकालने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कोई दो संख्याएं ले लेते हैं, फिर हम लोग उनका HCF निकालते हैं और मैं इसके स्टेप भी बताऊंगा कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो अपन लोग हैं वो कैसे स्टेप में इसको करते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं बच्चों सबसे पहला छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने जैसे ले लिया, दो नंबर ले लिए मैंने, जैसे मैंने ले लिया 420 और मैंने ले लिया 130। ठीक है, अब मैंने कहा कि इन दोनों का HCF निकालो। क्या निकालो? इन दोनों का HCF कितना होगा। तो हम लोग बच्चों वैसे जैसा HCF निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, लेकिन बच्चों हम लोग इसका HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों लिखेंगे जो हमारा ये फॉर्मूला है, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो लिख लेंगे बच्चों क्या है, A बराबर के BQ प्लस के R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बच्चों ये हमारा भाजक है, ये क्या है, हमारा भाज्य है। ठीक है, यानी कि जिसमें हमें भाग देना है, ये हमारा वो है। तो यहाँ पर बच्चों A, अब इन दोनों संख्याओं को देखिए कि ये 420 है और 130 है। तो बच्चों हम लोग ये छोटी वाली संख्या का भाग ही देंगे इस बड़ी में, बिल्कुल देंगे, क्योंकि बड़ी का तो दे नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो 130 का भाग देंगे बच्चों हम लोग किसमें? 420 में। तो इसका भाजक यानी कि A का मान बन जाएगा बच्चों 420। तो उसको, इस A को लिखेंगे यहाँ पर 420। ठीक है, यहाँ पर, यानी कि जो दो संख्याओं में यदि HCF पूछे बच्चों और भी पूछें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो जो सबसे बड़ा मान होता है वो बच्चों हमारा A का मान है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पर बराबर। अब बच्चों हमें 130 से इसमें क्या देना है? भाग। तो ये हमारा क्या है बच्चों? डिवाइजर यानी कि भाजक। तो हम इसको लिख लेंगे 130, यहाँ पर हमने इसको भाग दिया। अब लगाएंगे बच्चों यहाँ पर गुणा। अब बच्चों हम लोग 130 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 130 में बच्चों इसका भाग देने पर ये करीब करीब आ जाएगा बच्चों, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, सो 20 30 ये 30 कितने हो जाएंगे बच्चों? 90 हो जाएंगे, और ये 300, तो ये हो जाएंगे बच्चों डायरेक्ट कितने? 390। ठीक है, और 390 में से 420 में से 390 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हमारे बचेंगे बच्चों कितने? 30। ठीक है, क्या समझ में आया ऐसा? अरे चलो एक बार मैं यहाँ करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने देखा 130 और इसका भाग देना है अपन को 420 में। ठीक है, तो ये चला जाएगा बच्चों 3 बार, और इसका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 3 एकम 3, कितना हो गया बच्चों? 390। और यहाँ से ये बचेगा 0, और यहाँ 2 के माने 12 में से कितने चले जाएंगे बच्चों? 9, तो यहाँ पर बचेंगे 3। ठीक है, तो हमारा जो R है, जो शेषफल है, वो कितना बचा यहाँ पर हमारा? 30। ठीक है, और हमारा ये जो भागफल है वो कितना आया बच्चों? 3। तो भागफल होता है बच्चों हमारा कोशेंट। तो हम इस कोशेंट की जगह पर ये 3 को लिखेंगे, यानी कि Q की जगह पर यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे, और यहाँ पर जो हमारा R बचा, जो शेषफल बचा, हम उसको लिख लेंगे यहाँ पर 30। ठीक है, तो ये इसके बराबर है बिल्कुल, इसका गुणा इसमें करो, ये जोड़ दो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या बच्चों इसका आप लोगों को फर्स्ट स्टेप समझ में आया? फिर इसके सेकंड स्टेप में बच्चों ये जो हमारा डिवाइजर होता है जिससे हमने भाग दिया है, अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या यानी कि इस 130 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर सेकंड है, 130 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद बच्चों इस शेषफल से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर इस 30 को लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, और देंगे बच्चों इसका इसमें भाग। तो 130 में बच्चों इसका भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 बार, 30 चौके 120, तो ये 4 बार चला जाएगा। और 130 में से 120 चले जाएंगे तो बच्चों हमारा यहाँ पर बचेगा शेषफल में कितना? 10। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। जैसा बच्चों मैंने इसका भाग दिया था, ऐसे ही आप लोग बच्चों 30 का भाग 130 में देंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, भागफल आ जाएगा 4 और शेषफल बचेगा 10। ठीक है, अगला स्टेप, अब 30 को लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो हमने 30 को लिखा यहाँ पर बराबर।
अब इस वाले को लिखेंगे, पीछे वाले शेषफल को लिखेंगे यहाँ पर, ये 10, और यहाँ पर बच्चों हम लोग इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, तो 10 या 30, 30 हो गए, और हमारा शेषफल बच्चों क्या बचा यहाँ पर, 0। तो जहां पर बच्चों शेषफल 0 आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, शेषफल 0, वहीं पर अपन लोगों को इस मेथड को रोक देना है, ठीक है। और जो बच्चों हमारा यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर का जो भागफल, जो भाजक का जो डिवाइजर का जो मान आता है, जो हमारा ये जो b का मान होता है, वही बच्चों हमारा HCF होता है, वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों अतः 420 किसका बच्चों, 420 और 130 का HCF, क्या बच्चों, HCF कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 है, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये HCF निकालने की एक बच्चों मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसके स्टेप आप लोगों ने बड़ी ही अच्छे से समझ लिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को ये क्लास वर्क देता हूँ, CW देता हूँ, आप लोग अभी मुझे इसका HCF निकाल करके बताओगे। बिल्कुल नॉर्मल सी संख्या है, मैंने आप लोगों के लिए दिया 20 और 4, तो आप लोग बच्चों मुझे 20 और 4 का HCF है वो जल्दी से निकाल करके बताइए, ठीक है कि क्या है, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। अब हम लोगों को बच्चों समझना है एक दूसरी प्रमेय का, जो कि है बच्चों हमारी अर्थमेटिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, ठीक है। वो भी हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रमेय है। तो आप लोगों ने ये इसको तैयार कर लिया, यदि नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से इसको समझ लीजिए, और ये वाला मुझे इसका आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो बच्चों हमारी अगली थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आज हम लोग बच्चों अर्थमेटिक की जो बेस थ्योरम है, जिसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, इसको भी रीड करेंगे। तो इसका सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आ गई ना, इसलिए बच्चों मैंने आप लोगों को ये पहले से पढ़ा दी थी, ठीक है। तो एक बार फिर से कथन को पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ नहीं आया ना, अरे कोई बात नहीं बच्चों, आएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, और जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि एक भाज्य संख्या को या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं लूंगा एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसमें कि कोई एक संख्या बन के अलावा कोई दूसरी संख्या की भाग चला जाता है। तो जैसे मैं लेता हूं बच्चों 40, मैंने ले ली है 40 ले ली एक संख्या। अब यदि बच्चों मैं इसके फैक्टर करूं, मैं इसके गुणनखंड करूं, तो आ जाएंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे क्या आ गए, भाज्य संख्याओं के फैक्टर आ गए। अब इसको देखिए बच्चों, क्या हम लोग ये 2 हैं वो 3 बार हैं, तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जो हमारी 40 है वो कैसी संख्या है, भाज्य, और यहाँ पर ये जो हमारी 2 और 5 है ये कैसी संख्या है, हमारी अभाज्य, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस 40 संख्या को हमने ऐसा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की घातों के रूप में लिख दिया है। तो यही बच्चों हमारा इसका कथन है कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो हमारी 2 और 5 है वो अभाज्य संख्या है, उनका गुणनफल है, उनकी घातें भी हैं। तो हम भाज्य संख्या को ऐसा अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक दूसरा भी एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों थोड़ा सा बड़का। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मैंने लिया 32,760, ठीक है। अब इसके यदि ये थोड़ा दूर नहीं है, ये पास में 32,760, यदि बच्चों मैं इसके क्या लूँ, मैं इसके फैक्टर निकालूं, तो आप लोग बच्चों इसके ये जो 32,760 हैं आप लोग कैसे निकालोगे बच्चों, 32,760 के फैक्टर आप लोग ऐसे गुणनखंड निकालते हो ना, पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कुछ नंबर आएगी, फिर 2 से जाएगा तो फिर उससे निकालेंगे। तो इसके मैं डायरेक्ट गुणनखंड लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसके लिखे थे। तो इसके गुणनखंड होते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद होता है बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इतनी बार ये डिवाइड होगा। तो ये बच्चा आप लोगों के लिए बच्चों ये एक गुणनखंड भी निकालने के लिए आ गया, तो आप लोग इसका निकाल के देखिए। अब यहाँ पर बच्चों इसमें 2 का भाग जाता है, और यहाँ पर 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 7 का भी। तो ये तो पहली बात तो ये भाज्य संख्या होगी। अब इसको देखिए कैसा लिख सकते हैं, 2 हैं वो कितनी बार हैं, 3 बार, सो 2 की पावर 3 इंटू 3 है वो 2 बार हैं,
और उसके बाद 5 है एक बार, 7 है एक बार, और ये हमारा 13 भी है एक बार। तो यहाँ पर देखिए ये सारी हैं जो ये हमारी 2, 3 और ये हमारी 5, 7 और ये हमारी 13, ये सारी की सारी कैसी संख्या है बच्चों? ये सारी की सारी हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल की घातों के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो यही बच्चों हमारे अंकगणित की आधारभूत थ्योरम है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ। तो आप लोगों को बच्चों एलसीएम और एचसीएफ तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों एलसीएम को। तो जैसे मैं आप लोगों को कोई नंबर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 6 और मैंने ले लिया 20। अब मैं कहूं कि इसके बच्चों आप लोग एलसीएम निकालो। इसका क्या निकालो बच्चों? एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 और 6 और ये लिख लेंगे 20 और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका 2 का भाग 6 में चला जाएगा तो 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएंगे। फिर इसका बच्चों इसमें नहीं जाएगा लेकिन इसमें चला जाएगा तो 2 से देंगे तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये 3 से चला जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 5 रहेगा। मैं डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, आप लोग स्पीड में कर सकते हैं। ये 1 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर बच्चों जो एलसीएम होगा, जो क्या होगा एलसीएम होगा, वो इनका प्रोडक्ट होगा, इनका गुणा होगा। तो इसका एलसीएम होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका बच्चों हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा बच्चों? 60। तो ये होते हमारे बच्चों एलसीएम। यदि मैं बच्चों आप लोगों से कहूँ कि एचसीएफ, क्या बच्चों? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ है, इसी संख्या का मैं निकाल के बता देता हूँ, 6 और 20 का। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ बच्चों आप लोग जल्दी ही निकाल लोगे। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग करते हैं, उस वाली विधि से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएंगे, 3 से होगा तो ये 1 और ये 20 का। तो 20 का करेंगे तो ये 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा 6 के आए हमारे मल्टीपल 2 और 3, गुणनखंड 2 और 3, और ये हमारे 20 क्या है बच्चों? 2, 2 और ये 5। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो यदि आप लोग बच्चों इनमें कॉमन देखोगे कि इनमें इसका एचसीएफ है वो क्या होगा, तो इसका एचसीएफ है बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से देख पा रहे होंगे क्या होगा कि जो इन दोनों में होता है, जो किन में होता है बच्चों? इन दोनों में होता है, वही इसका क्या होता है? एचसीएफ। तो इन दोनों में बच्चों एचसीएफ क्या होगा? जैसे ये और ये इन दोनों की जोड़ी बन गई, तो इसका बच्चों एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा बच्चों कितना? 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और यहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक जोड़ी 2 की बनी, बाकी की जोड़ी नहीं बनी, सो यहाँ पर देखिए ये 2 की जोड़ी बन जाती है। जिसकी जोड़ी बन जाती है उसको बच्चों एचसीएफ में निकाल देते हैं, और जिसकी जोड़ी नहीं बनती है तो उससे निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक जोड़ी बन गई सो उसको ले लिया, और बाकी की नहीं बनी सो उन तीनों को ले लो। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये 5। सो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 10 3 30 और 30 दूनी कितना हमारा? 60। तो यहाँ पर हमारा 60। तो यहाँ पर भी देखिए एलसीएम, यहाँ पर भी देखिए एलसीएम सेम। तो ऐसे निकालते हैं बच्चों एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को आते हैं सर, लेकिन आप बताना क्या चाहते हो? तो बच्चों मैं आप लोगों को बस एक यहाँ पर फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम। क्या होता है बच्चों? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दो और बराबर में होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे। तो आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद करना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें और जिनका अपन लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन संख्याओं का गुणा कर दें तो वो बराबर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 20 और ये हमारी 6 हैं, तो इनका एलसीएम कितना आया था? ये इसका एलसीएम था बच्चों कितना? 60 और एचसीएफ था कितना? 2। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएंगे बच्चों 120, 60 दूनी 120, और ये बच्चों बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन सी थी बच्चों? 6 और ये हमारी थी 20। सो 20 छक्के कितने होते हैं? 120। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है? बराबर। तो ये बच्चों आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला है वो याद रखना है। 2 संख्या वाला, 3 संख्या वाला भी है, लेकिन आप लोगों को अभी 2 संख्या वाला याद रखना है। तो यहाँ से बच्चों एक तो ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मेन फॉर्मूला। इससे आप लोग
पक्षांतर करके एलसीएम का भी बना सकते हैं। जैसे एलसीएम बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, किसका बच्चों, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। और बटे में हो जाएगा बच्चों HCF, क्या हो जाएगा HCF। और इसी प्रकार आप लोग बच्चों HCF का भी बना सकते हैं कि क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। और बटे में हो जाएगा बच्चों क्या, इसमें HCF हुआ था तो इसमें हो जाएगा LCM। तो ये HCF LCM निकालने के लिए ये फॉर्मूले हैं, तो आप लोग इसको भी याद कर लोगे, ये फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थे कुछ बच्चों LCM और HCF। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक जिसको आप लोग बच्चों क्लास 9th में भी पढ़ करके आए हो। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है दशमलव प्रसार। तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार है वो कितने प्रकार का होता है और ये दशमलव प्रसार एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले बच्चों इसके प्रकार को देखते हैं। तो दशमलव प्रसार है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। तो पहला होता है बच्चों हमारा शांत दशमलव प्रसार। अरे ये तो आप लोगों को क्लास 9 से याद आ रहा है, हाँ बच्चों आ रहा है ना। और दूसरा होता है बच्चों अशांत, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, शांत और अशांत दो प्रकार का, ठीक है। अब बच्चों जो शांत दशमलव प्रसार है वो ऐसा होता है कि जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो यदि उसका शेषफल 0 आ जाता है तो उसको बोल देते हैं कि इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत। जैसे बच्चों मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, जैसे मैंने 2 में भाग दे दिया 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.500 के ये हो जाएगा बच्चों 20, यानी कि 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका शेषफल है वो 0 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत। कैसा हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, शांत, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जैसे मैं कोई और संख्या ले लेता हूँ, जैसे आप लोग बिल्कुल छोटी सी संख्या, जैसे मैंने ले ली बच्चों 4 और 4/2, 2 का भाग दे देंगे इसमें किसमें, 4 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0। तो इन संख्याओं का बच्चों दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, ठीक है। और अब इसके बाद बच्चों इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखता हूं, तो जरा उनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई संख्या x है, ठीक है, माना कि कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या x है, ठीक है, x। अब उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि बच्चों कोई संख्या x है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये संख्याएं थी, ये 2/5 और 4/2, इनको p/q के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों अब हमें देखना है इनका q। कोई संख्या x है और यदि वो p/q के रूप में लिखी है तो यहाँ पर देखना है कि बच्चों यदि उसका जो q का मान है, किसका मान बच्चों, q का मान, यदि वो 2 की पावर n में या 5 की पावर n में m में आता है तो बच्चों उसका हम लोग दशमलव प्रसार है बिना भाग दिए बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत। तो यदि बच्चों कोई संख्या x है और उसको वो p/q के रूप में यानी कि भिन्न दी गई है, वो बटे में लिखी हुई है, और यदि बच्चों उसके हर का यानी कि जो q का मान है उसके गुणनखंड करने पर वो यदि इसके रूप के बनते हैं तो हमें उसका भाग देने की जरूरत नहीं है, हम उसका सीधा सीधा दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि शांत है, ठीक है। अब इसी बात को जरा बच्चों आप लोग एग्जाम्पल से समझना जरा बिल्कुल ध्यान से। जैसा कि मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे मैंने ली बच्चों एक 3/8। अब यहाँ पर देखिए ये p/q के रूप में लिखी है, तो यहाँ पर बच्चों ये 3/8 है, इसके मैं q के गुणनखंड करूं तो ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2। और बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए इसके जो गुणनखंड है q के, ये हो जाएगा बच्चों p का मान और ये हो जाएगा q का। तो यहाँ पर ये जो q के गुणनखंड है बच्चों ये 2 की घाते n के रूप में है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार आंखें नीचे बता देंगे बच्चों, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा, शांत। ऐसे ही बच्चों यदि मैं कोई संख्या लूं, जैसे मैंने ली 3 बटे बच्चों मैंने ले ली कितनी, 125, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 3 बटे जैसे मैंने ले ली 125, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 5 × 5, 5 25 पंजे 125, तो 3 बटे हो जाएगा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 5 की पावर 3 में आ गई यानी कि 5 में भी आ गई, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बच्चों, शांत। करना ही नहीं है इसका, इसमें भाग नहीं देते रहना है, वरना आप लोग 125 का भाग देते रहो 3 में, फिर जब शेषफल 0 आए तब आप बताओ कि शांत है, ऐसे ही कर देना है तुरंत, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं कोई संख्या ले लूँ, जैसे मैंने ले ली बच्चों 3 बटे मैंने एक संख्या ले ली 40, ठीक है, कौन सी ले ली, 3/40। अब यदि बच्चों मैं इसके जो गुणनखंड है यदि वो मैं गुणनखंड करूं, तो जैसा कि आप लोग बच्चों इसके गुणनखंड है वो पहले भी देख करके आ गए हैं कि इसके गुणनखंड है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर 3 जरूरी नहीं है कि ऊपर में 3 हो, यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे चलिए मैं इसमें 8 ले लेता हूँ, वरना आप लोग समझो कि सर ने तो ऊपर 3 लिए तो 3 ही होंगे, कोई सी भी संख्या हो सकती है p में, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों 8 बटे, ठीक है। अब इसके मैं यदि गुणनखंड करूँ तो ये हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों 8 बटे, ये हो जाएंगे 2 की पावर 3 और ये हो जाएंगे 5। तो यहाँ पर देखिए ये 2 की घाते के रूप में भी और 5 के रूप में भी, यानी कि दोनों के रूप में है, इसलिए बच्चों इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत। तो इन बच्चों एग्जाम्पल से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यदि कोई संख्या p बटे q के रूप में लिखी है और उसको शांत या शांत बताना है, तो यदि वो 2 की घात n के रूप में है या केवल 5 की घात के रूप में है या दोनों के रूप में है, ठीक है, उसके जो q के जो गुणनखंड है वो, तो फिर ये उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, हमें उसको करते नहीं रहना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, इसकी पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है, इससे सारे सवाल आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल देखते ही, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो दूसरे हैं बच्चों हमारे अशांत दशमलव प्रसार। तो ये जो बच्चों हमारे जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, इनको बच्चों जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चों आप लोगों को क्लास 9 से याद आ रहे होंगे कि ये बच्चों होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहले होते हैं बच्चों अनावसानी आवर्ती। कौन से बच्चों, अनावसानी आवर्ती। ये इनके नाम है बच्चों, बड़े ही ऊट पटांग होते हैं, इंग्लिश में अच्छे होते हैं। ये होते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और दूसरे होते हैं अनावसानी अनावर्ती, ना तो वो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। तो ये हैं बच्चों हमारे अनावसानी और अनावर्ती। कौन से, अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनको, इनके एक उदाहरण लेके देखते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए कि इनका जो शेषफल है वो क्या नहीं आता है, एक तो 0 नहीं आता है और ना ही ये कभी कटते हैं, रिपीट होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं, रिपीट। जैसे कि कोई संख्या, जैसे कि मैंने लिख दिया बच्चों 1/3, तो इसका बच्चों आप लोग यदि भाग करोगे तो 0 पॉइंट के कितना आ जाएगा, 3 3 3 3 3 3, ऐसे ऐसे आते जाएगा। कट भी नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख देंगे 0.3 पर बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो ये बच्चों अशांत दशमलव प्रसार होता है और उसको बोलते हैं अनावसानी आवर्ती, बार बार आ रहा है इसलिए इसको आवर्ती। और इसमें बच्चों क्या होता है कि एक तो कटता नहीं है और ये बार बार भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण लेके चलें, शेषफल भी क्या नहीं होता है इसका, इसका भी शेषफल क्या नहीं होता है, 0। लेकिन ये संख्या रिपीट नहीं होती है। जैसे कोई संख्या ले ली 0.10, फिर होगी 100, फिर 10000, फिर 1 ये 000, फिर 1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कट भी नहीं रही है ना रिपीट नहीं हो रही है, तो उनको बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती। और जैसे बच्चों हमारी पाई है, पाई का मान भी होता है 3.141592 डॉट डॉट डॉट। तो ये पाई का मान अभी तक कभी कटा भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं होता है, इसलिए ये है बच्चों अनावसानी अनावर्ती। और यहाँ से बच्चों एक और कंक्लूजन है कि ये होती हैं हमारी बच्चों अपरिमेय संख्या। कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। और ये बच्चों जो हमारी अनावसानी आवर्ती हैं, ये होती हैं बच्चों हमारी परिमेय संख्याएं। तो बच्चों आप लोग इनको ध्यान रखोगे, ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं और ये होती हैं अपरिमेय, क्योंकि इनको बच्चों हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, बड़े ही आसानी से हम लोग इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को हर एक टॉपिक को, जितना कि इसमें हैं जितने कि इसमें टॉपिक थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। इसके अलावा बच्चों हमें जैसे कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध भी करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 है और ये हमारी √2 है, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इनको भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी हैं, लेकिन यही कॉन्सेप्ट हैं, यही जो टॉपिक हैं जो मैंने बताए हैं वो आप लोगों के क्वेश्चंस में लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए और मैं मिलता हूं जल्द ही इसकी एक्सरसाइज के साथ, और हम सभी लोग मिल करके इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।